नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51 ए जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगर हमसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। तथा अगर पूछे कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य लागू किया गया था। अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था। दोस्तों, जब उस समय संविधान में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके माता पिता को ये बाध्य कराया गया कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जरूर दें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक के कुछ और लोक नृत्यों में है डोलू कुनीथा, वीरगासे, कसाले यानी कमसाले भी कहते हैं, सुक्की कुनीथा, गरुड़ी गोम्बे, उमित आर्ट। यानी जो ये डोली कुनीथा और वीरगासो और कमसाले ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो इन तीनों को याद रख सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और ये है यक्षगान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? यानी किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी। यानी जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो तो हमारे कुछ कुछ जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तथा कुछ विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए। यानी ये जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तथा विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर हमसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो जो 1912 ईस्वी में कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो जो गोल्डन राइस होता है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, और जो मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी और विटामिन ए की अधिकता होती है। अगर हमसे पूछे कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो जो हो जाता है कोबाल्ट। यानी विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ कुछ और विटामिन और उनके रासायनिक नाम हमें दिए गए हैं जो कि हम देखते हैं। तो ये हो गया, एक मिनट, ये है पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से जो होती है ये रतौंधी रोग हो जाती है, और जो इसका मुख्य स्रोत है विटामिन ए का वो है गाजर, दूध, अंडा। उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है थायमीन। तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है विटामिन बी 1 का वो है मूंगफली, अनाज। अगला विटामिन है विटामिन बी 12, जिसे हम कोबालमिन कहते हैं, जिसका जो रासायनिक नाम है वो कोबालमिन है। इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, दूध, अंडा। उसके बाद है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। रासायनिक नाम जो विटामिन सी का है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों का जो फूलना है ये स्कर्वी रोग के कारण होता है। तो जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है वो है नींबू, संतरा, आंवला। तो अगला विटामिन है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं उनका नाम है रिकेट्स, यानी सूखा रोग। अगर हमसे पूछे कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह विटामिन डी है। अगर विटामिन डी का मुख्य स्रोत की बात करें तो यह है सूर्य का प्रकाश और मछली। अगला विटामिन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है
टोकोफेरॉल, यानी विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। जो इसकी कमी से अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन शक्ति में कमी हो जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है हरी सब्जी, अंकुरित अनाज। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहते हैं, यानी विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता, यानी जब आपको चोट लग जाती है तो कुछ लोगों का जो खून है वो नहीं रुकता, यानी उन लोगों में विटामिन के की कमी हो जाती है। तो विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है, यानी विटामिन के इन तत्व में पाया जाता है वो है टमाटर और हरी सब्जियां। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो हमारा सही है ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौटिल्य और यानी चाणक्य थे। तो अगर हमसे पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, यानी बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था। बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगर हमसे पूछे कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगर आगे है कह रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगले कह रहा है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा क्या थी, यानी जो मौर्य काल में मुद्राएं चल रही थी उनका क्या नाम था? जैसे इस समय हम लोगों का रुपया चल रहा है, उस समय क्या था? उस समय पर्ण था, पर्ण। अगला क्वेश्चन है कह रहा है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? यानी जो अशोक के शिलालेख हैं जो लिखे गए हैं उसको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता हासिल की थी वो जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में इसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा था। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चीन के बीच में है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर हमसे पूछे कि भारत का जो जलीय सीमा है वो कितने देशों से लगता है, तो वो 2 देशों से लगता है। पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। श्रीलंका से जो जुड़ती है भारत की सीमा उसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, फैक्ट दिए हैं। यहाँ का है देश, उसके बाद सीमा की लंबाई लगभग में दी हुई है। उसके बाद है संबंधित राज्य यानी और यूटियाँ। अगर हमसे पूछे बांग्लादेश जो है उसकी जो सीमा है भारत के साथ कितनी लगती है, तो वो 4096 किलोमीटर लगती है। यानी सबसे लंबी सीमा जो भारत से लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। और संबंधित राज्य में पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। उसके बाद है चीन से जो सीमा लगती है 3488 किलोमीटर लगती है। और राज्य में है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिनमें राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है नेपाल से 1751 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है भारत से लगती है। उसमें राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला है म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिनमें राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला है भूटान से 699 किलोमीटर लगता है, जो जिनमें राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है अफगानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर लगता है, यानी जो सबसे छोटी सीमा रेखाएं होती हैं वो अफगानिस्तान से लगती हैं भारत की। और राज्य में हो गया लद्दाख, पीओके वाला हिस्सा। अगर हमसे पूछे कि भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। और
और सबसे छोटी पूछे तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में। अगर पूछे कि अगर कहे कि किस द्वीप यानी किस जगह से जो ये इंसुलिन का स्रावन होता है, तो कहेगा अग्न्याशय के अंदर लैंगरहैंस के द्वीप नाम का एक हिस्सा होता है जिसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। यानी जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्रावन करती है। अगर पूछे कि इंसुलिन का कार्य क्या है, तो इंसुलिन रक्त में मौजूद ग्लूकोज शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है। अगर पूछे कि ये इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कम हो जाए या बंद हो जाए तो हमें मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही हो जाएगा हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो अगर हमसे पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हमसे पूछे कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 107 राष्ट्रीय उद्यान कुल भारत में हैं। अगर पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। अगर पूछे सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अगर हमसे पूछे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है साउथ बटन आइलैंड जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगर हमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना आदि। कुछ और नेशनल पार्क दिए हुए हैं जो हम देखते हैं। कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। ये एशियाई शेर के लिए प्रचलित है। यह दुनिया में शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है जो बाघों की उच्चतम घनत्व के लिए फेमस है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है जो रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है। ये हाथी, बाघ, गौर के लिए फेमस है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। ये बारहसिंघा के लिए फेमस है और बाघ के लिए भी फेमस है। अगला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। ये हेमतेंदुआ या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ये प्रवासी पक्षी, सारस, क्रेन आदि के लिए फेमस है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का है। ये बारहसिंघा, बाघ, गैंडा आदि के लिए फेमस है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? यानी भारत में जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगर हमसे पूछे कि कौन से संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, तो ये 101वां संविधान संशोधन था। अगर हमसे पूछे कि जीएसटी लागू करने का सुझाव है वो किस समिति से लिया गया था, यानी किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था, तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था। अगर पूछे हमसे कि कौन सा राज्य है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, तो वो असम है। यानी असम जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य था। हमसे पूछे कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का वित्त मंत्री होगा। यानी इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भारत की वित्त मंत्री हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल की हेड होंगी यानी अध्यक्ष होंगी। अगर हमसे पूछे कि पहला देश कौन सा है
जो जीएसटी लागू किया था? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। यानी फ्रांस जो पहला देश है जो जीएसटी लागू किया था 1954 में। अगर हमसे पूछे कि भारत में जीएसटी मॉडल कहाँ से लागू किया गया, तो ये कनाडा से। यानी जो भारत में जीएसटी चालू है ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी अगर हमसे पूछे कि जो उपनिषद का अन्य नाम क्या है, तो उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदों के अंत भाग हैं और वेदों का सार प्रस्तुत करते हैं। अगर हमसे पूछे उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो यह दर्शन यानी फिलॉसफी जो है वो उपनिषदों का मुख्य विषय है। अगर हमसे पूछे कि कुल कितने उपनिषद है, तो मुख्य उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है मुक्तिका उपनिषद के अनुसार। हालांकि मुख्य रूप से 11 या 12 उपनिषद पर ही आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। यानी हमसे पूछे कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो वे 108 है, लेकिन मुख्य केवल 11 या 12 ही हैं। अगर हमसे पूछे यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है, तो ये कठोप उपनिषद में है यम और नचिकेता का संवाद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? यानी अनटचेबिलिटी जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत कहता है। यानी अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में के द्वारा बाध्य है। यानी छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में है। अगर हमसे पूछे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है। अगला अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अगर पूछे अनुच्छेद 21A, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अगर हमसे पूछे कि अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कोई भी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसे संविधान की आत्मा डॉक्टर BRB अम्बेडकर ने कहा था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।